हेलो नमस्कार, सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। आप देखो, जितने भी जो इंडिया के अंदर फार्मर्स है या फिर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका इनकम क्या है, इनकम का सोर्स कौन कौन सा है और इनकम को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कौन कौन से इंडियन फार्मर्स या फिर जो भी रूरल एरियाज के लोग हैं, उनको क्या क्या चैलेंज है वो फेस करने पड़ रहे हैं। कंप्लीट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हम जो पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और जो भी चीजें मतलब इंपॉर्टेंट थी, स्टेटस क्या है इंडिया का एग्रीकल्चर में, उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कंटिन्यू चैप्टर वाइज ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया है, अब वो कितनी इनकम है, कैसे इनकम मिलती है, कितने लोगों को गांव में रहते हुए इनकम का सोर्स जनरेट करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक and the overall development of the country. Farming forms the backbone of rural economic in India, with over 50% of population depending on agriculture and their livelihood. कहने का मतलब ये है, उसके एक बार थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं सारी चीजें। However, income levels among farmers and rural household vary widely due to, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, due to several factors दे रखा है, इंक्लूडिंग आपका लैंड होल्डिंग साइज है, उसके बाद में एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट सपोर्ट है एंड मार्केट कंडीशन है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है कि भारतीय कृषि है, वो मतलब भारतीय किसान है या फिर किसान कह सकते हैं, जो भी रूरल एरियाज है, वो आपकी कृषि का पूरा रीढ़ है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना बैकबोन किसी चीज का। तो इसमें लिखा है कि भारत में किसान और ग्रामीण आय कृषि अर्थव्यवस्था और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बिल्कुल सीधी बात है, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एग्रीकल्चर नहीं है तो ग्रामीण लोगों का कुछ भी नहीं होता, रूरल लोगों का कुछ भी नहीं होगा विदाउट एग्रीकल्चर। क्योंकि भाई आपको पता होगा कि लगभग भारत के 50% लोग हैं जिनकी आजीविका कृषि है, ठीक है, जो खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन गांवों में रहने वाले, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेड है? कृषि के ऊपर डिपेंडेड है। तो सीधी बात है भाई, बैकबोन ही होगी उनकी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मतलब पूरे भारत में 50% से अधिक लोगों की आजीविका कृषि बन गई है। ये नहीं बोल रहा हूं कि 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो तो आपको पता है। लेकिन ये आजीविका का मतलब है कि 50%, यानी कि भारत में अगर 100 लोग है ना, ये बात कर रहा हूं, 100 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं कि जिनका खेती नहीं होता है, तो वो कुछ भी नहीं होगा, पूरी आजीविका बन चुकी है उनकी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और क्योंकि जो भी गांव के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनका एग्रीकल्चर क्या होता है? बैकबोन होता है, ठीक है। ये चीज समझा दी। अब जो किसान होते हैं, उनकी जो आय होती, इनकम होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे एक तो आपका लैंड होल्डिंग साइज हो गया, ठीक है। किसी के पास में जमीन बहुत ज्यादा है, किसी के पास में जमीन बहुत कम है, तो ज्यादा जमीन वालों के पास में इनकम सोर्स ज्यादा होंगे, कम जमीन वालों के पास में कम होंगे। प्रौद्योगिकी तक पहुंच, मतलब जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, उन लोगों की इनकम है वो कम जनरेट हो रही है। उसके बाद में सरकारी समर्थन और बाजार की स्थिति, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों के लिए लागू होता है जो भी फार्मर है, कि मतलब इसमें काफी लोग हाँ देखो, एक चीज है कि गवर्नमेंट जो आपको समर्थन देता है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, वो उन लोगों को मिलता है। काफी लोगों ने आपने देखा होगा जिनके पास में जमीन कम होती है, काफी लोगों को लोन नहीं मिलता जमीन ज्यादा होने की वजह से। उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो आगे आने वाले हम आगे आने वाले अपकमिंग पॉइंट के अंदर देखेंगे, ठीक है। और बाजार की स्थितियां, मतलब मार्केट का मतलब सभी अनाज का भाव इक्वल नहीं रहता। जिसका अनाज अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग उनके जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया का स्टेटस बता रहा है कि ये हमारी सिचुएशन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वो है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया।
कौन कौन से ऐसे की फैक्टर है जो किसानों की आय को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, किसानों की आय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड होल्डिंग साइज। इसका मतलब आप एक कॉमन चीज समझो, हमें देखो भाई थ्योरी पढ़ने से इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझना। मैं जितना ट्राई कर रहा हूं, जितना अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूं, उतना अच्छे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि थ्योरी कोई भी पढ़ लेगा, आप उस चीज को समझो उसमें क्या लिखा हुआ है। और ऑलरेडी हमने जो नोट्स तैयार किए वो एकदम आपके बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। देखो बात करते हैं लैंड होल्डिंग साइज। अब आप सोचोगे सर ये लैंड होल्डिंग साइज है वो फार्मर्स की इनकम को कैसे इंफ्लुएंस करती है, कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कि किसानों की आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक तो पहले है भूमि का आकार। अगर किसी किसान के पास में ज्यादा जमीन है, किसी के पास में 10 हेक्टर की जमीन है, ठीक है, किसी के पास में 2 हेक्टर की जमीन है। अब सोचो कि इन दोनों का इनकम है वो इक्वल तो होगा नहीं। अगर भाई ये एक साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है तो ये 2 से 3 लाख रुपए ही कमा पाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यही लाइन इसने लिखी है इनमें कि द इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया is often linked to the size of their land holdings, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है बहुत ज्यादा, दोज विथ लेस देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, मतलब जिनके पास में 2 हेक्टर से कम जमीन है वैसे फार्मर्स बहुत ज्यादा है। टेंड टू हैव लो इनकम ड्यू टू लिमिटेड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। These farmers are often trapped in cycles of low income and debt। देखो इसमें लिखा ये है कि भारत में आपके सीमांत जो आपके छोटे और सीमांत किसान है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उनके पास में जमीन है वो 2 हेक्टर के पास के समथिंग जमीन है। तो आमतौर की बात है कि भाई उनकी मतलब जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो बहुत कम इनकम जनरेट होगी, लिमिटेड इनकम होगी और लिमिटेड प्रोडक्शन होगा। जितना सोच रहे उतना वो प्रोडक्शन ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास में जमीन ही इतनी है। उसके बाद में लिखा है कि लार्ज फार्मर्स ऑन दी अदर हैंड जनरली हैव हायर इनकम ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर मार्केट लिंकेज। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने लिखी है कि जो लार्ज फार्मर होते हैं, बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके पास में जमीन ज्यादा होती है, वो सीधी चीज है कि एक टेक्नोलॉजी उनके पास में होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, उनके पास में बेटर मार्केट लिंकेज होगा। यानी कि भाई ज्यादा अनाज भेजना होता तो आप नेशनल लेवल के मार्केट तक आप अनाज को बेच सकते हो, ठीक है, उनकी वजह से आपको इनकम है वो अच्छी मिल जाती है। लेकिन छोटे किसान होते हैं उनके पास में ज्यादा अनाज नहीं होते हैं तो वो लोकल मार्केट में बेचते हैं, लोकल मार्केट में बेचते हैं तो उनकी वजह से उनको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। ये चीज ध्यान रखना। ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है मार्केट एक्सेस एंड प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाजार पहुंच और कीमतें, यानी कि एक तो आप बाजार तक कैसे पहुंचोगे, उसके बाद में आपको जो प्राइस मिल रही है। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई है कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर होते हैं या मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनका प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके वजह से वो है ना नेशनल लेवल के या फिर हायर मार्केट तक किसी चीज को नहीं बेच सकते हैं। और जो मतलब लार्ज लेवल के फार्मर होते हैं जिनके पास में लैंड है वो 2 हेक्टर से ज्यादा या फिर 10 हेक्टर के समथिंग जिनके पास में लैंड होती है, ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन है, सीधी बात है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगर उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो हाई लेवल के मार्केट तक बेच सकते हैं। तो ये एक चीज है। उसके बाद में इन्होंने लिखा है कि इनको सभी को मतलब जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने एमएसपी के बारे में सुना होगा कि एमएसपी क्या होती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसानों को एक न्यूनतम मूल्य मिल रहा है कि भाई जैसे गेहूं का एमएसपी फिक्स कर दिया कि 2200 रुपए है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 2200 रुपए में आपको गेहूं बेचने हैं, ये आपका कम से कम है, इससे कम नहीं होगा चाहे आपका कितना भी अनाज खराब हो। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेन क्वालिटी कैसी है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये एक किसानों के लिए सपोर्टिव चीज बन चुकी है एमएसपी स्कीम, ठीक है, जो आपका लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन
होती है, कई जगह ये आपकी लिमिटेशन भी दिखाती है एमएसपी, ठीक है, क्योंकि भाई काफी लोगों का अनाज बहुत ज्यादा खराब होता है, उनको भी मिल रहे हैं, काफी लोगों का अनाज बहुत ज्यादा अच्छा होने के बावजूद उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, ये फिक्स कर देती है। तो उसके अंदर भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता है कि भाई 2200 एमएसपी प्राइस है तो कितना कर सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका एक न्यूनतम मूल्य समर्थन है, तो ये भी एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये भी आपकी इनकम को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगला आता है क्रॉप प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा आपका जितना प्रोडक्शन होता है उसी के बेस पे आपको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा तो आपकी सीधी की सीधी बात है कि आपकी, देखो ये एक चीज ध्यान रखना कि आपकी इनकम तभी इंक्रीज होगी जब आपका प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा, या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तभी आपकी इनकम है वो जनरेट ज्यादा हो पाएगी। लेकिन आपने अभी थोड़े टाइम पहले सुना होगा, अभी मैंने बताया भी होगा कि बहुत सारे फार्मर्स के पास में क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं होता है, तो उनके पास में ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, पहली चीज उनके पास में अच्छी जमीन नहीं होती है, कम जमीन होती है, लो फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, उनकी वजह से वो अच्छा प्रोडक्शन है वो नहीं ले पाते हैं। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर है इन्होंने लिखा, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फार्मर्स इनकम इज ऑल्सो इंपेक्टेड बाई द टाइप ऑफ क्रॉप्स द ग्रो। देखो क्रॉप पे डिपेंड करता, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेज हो गया, स्टेपल फूड क्रॉप्स then often provide the modest income, will high value crops like fruits, vegetable, case crops as cotton, sugarcane, tobacco can generated high returns। देखो आपको पता होगा कि आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेज हो गया, जो स्टेबल फूड क्रॉप है, ठीक है, उनमें आपको इनकम है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड मिलती, बहुत कम इनकम मिलती, क्योंकि बहुत सारे लोग उगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी केस क्रॉप होती है, कॉटन हो गया, सुगर कैन हो गया, टोबैको हो गया, या फिर वेजिटेबल्स हो गई, आपकी फ्रूट्स हो गए, ये आपको हायर इनकम देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन किसका लेना है, किस क्रॉप्स को आपको ग्रो करना है, आपको ये सारी चीजें सोचनी है। तो यहां पे क्रॉप प्रोडक्शन में एक आपका काम आता है, वो आता है नॉलेज। अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज है, आपको फार्मिंग करने का पूरा एक्सपीरियंस है कि भाई हम व्हीट की खेती कर रहे हैं, ठीक है, या फिर राइस की खेती कर रहे हैं, तो व्हीट और राइस की खेती के साथ में हमें कुछ फ्रूट्स भी लगाने हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी लगानी है। इस कोर्स को हम पढ़ रहे हैं, ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसका मतलब सिर्फ हमें एग्रोनॉमी नहीं पढ़ना, एग्रोनॉमी में हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां हमें मिक्स फार्मिंग के बारे में ध्यान रखना है कि मिश्रित खेती आपने पढ़ा होगा कि एक चीज के साथ में दूसरी चीजों की भी अपने को फार्मिंग करना, लाइक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगा लिया सीरियल्स क्रॉप के साथ में, और उसके साथ में आपने पशुपालन कर लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने ये जो एक्वाकल्चर वगैरह लगा लिया है, ठीक है, आप पोल्ट्री कर रहे हो, अंडे बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो ये तमाम प्रकार के सोर्स आपके पास में होने चाहिए ताकि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में ये अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल सके। लेकिन यहां पे मेनली क्रॉप प्रोडक्शन की बात यह है कि क्रॉप प्रोडक्शन आपकी इनकम को कैसे अफेक्ट करता है। तो आपके लोअर प्राइस वाली जो अभी मैंने आपको क्रॉप्स बताई थी वो आपकी आती है, एक तो आपकी राइस है, दूसरी आपकी व्हीट है, ठीक है, व्हीट है, उसके बाद में पल्सेज और स्टेबल्स फूड है। लेकिन जो हायर प्राइस वाली क्रॉप्स है वो हमें लगानी है, कौन कौन सी आती है, उसमें आपकी वेजिटेबल आती है, उसमें आपका फ्रूट्स आता है, ठीक है, उसके अंदर आपका ये केस क्रॉप आता है। केस क्रॉप आपको पता होना चाहिए, केस क्रॉप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है कि शुगर कैन, कॉटन है, टोबैको है, ये आपकी केस क्रॉप है जो आपको हाई रिटर्न देती है, ठीक है। उसके बाद में the shift from the traditional crop cash crop diversification into horticulture, dairy, poultry farming can enhance farmer income। देखो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं। जो लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने जमाने की पुराना जो पारंपरिक आपके पीछे दादाजी जो करते आ रहे थे, ठीक है, वो खेती अगर आप कर रहे हो तो आपको सीधी बात है इनकम कम मिलेगी। लेकिन जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप फार्मिंग करोगे, डेफिनेटली बात है कि आपका जो इनकम होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, ये हो गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन का फैक्टर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, वेदर एंड क्लाइमेट, कि हर एरिया का वेदर और क्लाइमेट चेंज होता रहता है। जब जब आपका वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होगा तब तक आपका जो इनकम है वो आपका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, इनकम आपका अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। देखो इनमें लिखा है कि इंडियाज एग्रीकल्चरल इनकम हाई डिपेंडेड ऑन मानसून सीजन एंड द ओवरऑल क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो
आपके बहुत सारे फार्मर्स ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ क्या करते हैं, मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं कि बारिश होगी तभी हम खेती करेंगे, अदरवाइज हम फार्मिंग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे आपने देखे होंगे जिनका कभी पाला गिर जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है, या फिर कभी आपका सूखा पड़ जाता, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होने से आपकी इनकम पूरी पूरी चेंज हो जाती है। जो फार्मर्स मानसून के ऊपर डिपेंड है, मानसून से खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों का अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो क्या उनके पास में इनकम जनरेट करने का कोई सोर्स रहेगा? नहीं। यही लिखा है, इरेगुलर रेनफॉल, ड्रॉट, फ्लड्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदर क्लाइमेट से आपकी इनकम है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इंपैक्ट ऑफ अ लीड टू क्रॉप फेलियर विच कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फार्मर इनकम, फार्मर्स इन रेनफेड एरियाज पर्टिकुलरली। आपका देखो ये एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने लिखा है कि जो भी फार्मर्स जो मतलब वर्षा के ऊपर आधारित रहते हैं, वर्षा आधारित फार्मर्स होते हैं, ठीक है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले फार्मर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेदर के पैटर्न को अगर समझे तो इनको भी थोड़ा लॉसेस देख लो। वेदर पैटर्न भाई मतलब मौसम विज्ञान आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, कब बारिश होती है क्या होती है वैसे फार्मर्स सब जानते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट और वेदर चेंज होना, आप कितने भी पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, ये एक मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ आप कह नहीं सकते। आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी बहुत सारा है जिनके ऊपर है हम सोच सकते हैं, लेकिन इनकम तो भाई वो जनरेट नहीं करवा सकते ना। आपको पहले बता देंगे कि इस साल बारिश नहीं होगा, इस साल आपका मतलब ड्रॉट्स पड़ने वाला है, तो आपको खेती नहीं करोगे, ठीक है, आपको आइडिया हो गया। लेकिन कभी कभार आपका फ्लड्स वगैरह आ जाता, उसकी वजह से भी फार्मिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपकी इनकम को क्या करती है, अफेक्टेड करती है, इनकम को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज। बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज है, लाइक पीएम किसान हो गया, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया, ठीक है, जो आपके क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करते हैं, फार्मर्स को सीधी इनकम देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी इनकम है वो अफेक्टेड होती है। बहुत सारी सब्सिडीज आपको मिलती है, ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी ये इनकम है वो अफेक्टेड होती है। ऋण और वित्तीय तनाव, देखो फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड डिबिट, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, तो उनकी भी इनकम देखो, जितना पैसा, मान लो किसी के पास में 4 लाख का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, 4 लाख का प्रोडक्शन हुआ है, उन्होंने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, ठीक है, ऋण ले रखा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ साथ में उनको जो मैन पैसे लिए हैं वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देंगे तो क्या होगा, इनके पास में 4 लाख रुपए हुए, एक फार्मर्स ने ऋण ले रखा है जिसका भी प्रोडक्शन 4 लाख का हुआ, एक ने ऋण नहीं ले रखा उसका भी प्रोडक्शन 4 लाख का हुआ है, ठीक है। अब ये भाई ऋण भरेगा तो उसकी वजह से इसका क्या होगा, पूरा का पूरा इनकम है वो गड़बड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन इसके पास 4 लाख है तो ये भी आपको इन्फ्लुएंस करने वाला एक फैक्टर बन गया है। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज फार्मर इनकम इन इंडिया। एवरेज फार्मर्स की इनकम क्या है इंडिया के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 2021-20-21 का ओरिजिनल डाटा है, उनके ऊपर बिलीव करना, ठीक है, और ये चीजें समझ लेना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चांसेस बनते हैं यहां से क्वेश्चन पूछने का। अकॉर्डिंग टू इनकम सर्वे 2020-21, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10,218 रुपीज। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, कि 10,218 रुपए भारत के किसानों को 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उनके अकॉर्डिंग मिल रहा है। However, the figure varies significantly across region, type of crop and the size of land holding। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये आंकड़ा विभिन्न क्षेत्रों की फसलों, भूमि आकार के अनुसार काफी भिन्न हो सकता है। अब समझो, एक फार्मर है, ठीक है, वो एवरेज निकाला इन्होंने। बहुत सारे फार्मर हैं इनकी जिनकी इनकम 5,000 है, जिनकी इनकम 6,000 है, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनकी इनकम 30,000 है, बहुत सारे फार्मर ऐसे जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। ये चीज आपने देखी होगी। ये ऑन एन एवरेज निकालने के बाद में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पर फार्मर का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू बन रहा है, उनका रेवेन्यू तो क्या बोल सकते हो, पर मंथली जो पेमेंट बन रहा है वो 10,218 रुपए हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहता है, बहुत सारी चीजें इनको चेंज कर सकती है। देखो, हर एरिया का प्रोडक्शन, साउथ में चले जाओ वहां बहुत सारी कैश क्रॉप वगैरह होती है, ठीक है, वहां उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। राजस्थान में आ जाओ, वहां आपको
आधे टाइम तो खेती देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत ड्रॉट्स वगैरह हो जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। यूपी में चले जाओ, बहुत सारे फार्मर्स है वो जिनको जमीन की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्मॉल जो लैंड होल्डर्स है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है। उसके बाद में मार्जिनल फार्मर्स, वो भी आप प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को आपको मिल रही है। उसके बाद में क्लाइमेट वेरिएशन आप देख रहे हो, क्लाइमेट वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है उनकी वजह से। उसके बाद में अगला लिखा है कि द एग्रीकल्चर, इसमें लिखा देखो 2000 जो 15-16 की कृषि की जनगणना हुई थी, उसमें 86% किसान छोटे और सीमांत, भाई समझ रहे हो बात को, 86% इंडिया के अंदर ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास में जमीन है वो 2 हेक्टर से कम है। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें निकाली है। तो अब समझो कि 14% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास में इनकम लैंड है वो 2 हेक्टर से ज्यादा है। अब 2 हेक्टर से ज्यादा है तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास में 86% ऐसे फार्मर्स जिनके पास में जमीन है वो 2 हेक्टर से भी कम है, वो क्या इनकम बराबर कर पाएंगे? नहीं ना, उनके पास में तो प्रॉब्लम होगी ना। ये सारी एवरेज इनकम बना के निकाली है। तो ये इनकम का आपको डाटा याद होना चाहिए। और इंडिया के कितने फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स है, ये स्मॉल फार्मर्स की संख्या तो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास में लैंड होल्डिंग है वो कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड है, जमीन है, इंडिया का एरिया है वो तो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। लेकिन लोगों की संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन will be population increase, then land holding capacity will be decrease। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपका लैंड जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपके पास में जमीन की कैपेसिटी, जो भी आपके पास में लैंड है वो कम होती जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर ये जो आपका आय का भेदभाव कह सकते हो, ठीक है, आपका इनकम डिस्पैरिटीज अक्रॉस रीजन। देखो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश है, एमपी है, बिहार है, इन स्टेट में देखोगे तो बहुत सारे फार्मर्स क्या है, स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है। लेकिन आप बात करोगे पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की, तो इनके अंदर ये फार्मर्स क्या है, इनके पास में वाटर फैसिलिटीज अच्छी है, ठीक है, उसके पास में इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मार्केट एक्सेस बहुत अच्छा है, ठीक है, और फार्मर्स के पास में लैंड होल्डिंग, जो मैंने अभी बताया था डाटा आपको कि 86% फार्मर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास में लैंड है वो 2 हेक्टर से कम है, ठीक है। लेकिन उन 14% लोगों के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग जो बिलोंग करते हैं वो पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र से करते हैं, क्योंकि इनके पास में अच्छी खासी लैंड होती है, ठीक है, और अच्छी खासी वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज होती है। मार्केट एक्सेस का मैंने आपको बताया था कि लोकल मार्केट, अच्छी लैंड होगी, ज्यादा जमीन होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो सीधा बात है कि वो नेशनल मार्केट तक भी चीजों को बेच सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उनको एक अच्छी इनकम है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर्स हैं वो आपके इनकम, जो फार्मर्स की इनकम होती है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इनकम फार्मर्स इनकम, मतलब कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव काम किए हैं जो आपके फार्मर्स इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज थोड़ा एक समझ लेना और कि भाई पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या है, किसानों को इनकम ज्यादा मिल रही है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। यूपी, बिहार, उसके बाद में अगला आपका आता है वो आता है एमपी। इनमें देखो यूपी के अंदर पानी बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों के पास में जमीन नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से इनकम कम होगी। बिहार के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, आपके पास में लैंड होल्डिंग, स्मॉल फार्मर्स बहुत ज्यादा है। और एमपी के अंदर वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है फार्मर्स को, ठीक है। उसके बाद में जो अनाज वो उगाना चाह रहे हैं वो क्लाइमेट प्रॉब्लम भी है, राजस्थान, एमपी वगैरह में ये भी चीजें इनको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद में एक अगली चीज है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है जितनी आपके अर्बन एरियाज के लोगों को मिल रही है। रूरल एरिया के लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ना ही उनको जॉब मिल रही है, ठीक है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। यहां एक लाइन लिखी है, ग्रामीण शहरी आय असमानता भी एक बढ़ती हुई चिंता है, जहां शहरी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कारण आय के अवसर अधिक होते हैं। जैसे भाई
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो सिटी में रहते हैं, ठीक है, उनके पास में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, एजुकेशन सिस्टम उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम उनकी नहीं होती है, जब भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनके पास में हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह होती है, ठीक है, तो उनको जो इनकम के सोर्स है वो ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन गांवों के लोगों के पास में ना तो कोई नौकरियां ज्यादा है, ठीक है, ना ही उनके पास में अच्छे से जो हेल्थ बोल सकते हो आप, ये जो जितने भी जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह है वो प्रॉपरली वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये भी एक आपके इनकम के अंदर भेदभाव करने वाला चीज बन सकता है अक्रॉस रीजन, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें होती रहती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीएम किसान स्कीम, यानी कि कौन कौन से इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम निकाले हैं जो फार्मर्स की जो इनकम है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से स्कीम है या फिर ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव प्रोग्राम निकाले गए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स की जो इनकम है उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है पीएम किसान स्कीम, उसके बाद में आता है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद में आता है प्राइस सपोर्ट एंड एमएसपी, उसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद में आता है आपका ई नाम। अब देखो पीएम किसान ने क्या किया है, हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 6,000 रुपए फार्मर्स को दिए हैं। जो भी फार्मर्स आपकी जो काम की चीजें हैं, आपको पता है भाई फसल बेचे बिना पैसे उनके पास होते नहीं है, तो 6,000 रुपए पर ये उनको 3 किस्तों के अंदर दिए जा रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत जो जरूरतें होती है वो फार्मर्स पूरी कर सके, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिन फार्मर्स को लोन लेने की नीड है, ठीक है, उन फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ये बीमे भी आपका बन रहे हैं फसल के ऊपर। आपने देखा होगा फसल बीमा में बहुत सारे क्लाइमेट्स चेंज होते हैं, ठीक है, नेचुरल अटैक्स हो जाते हैं, पेस्ट अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिनकी वजह से पूरी की पूरी आपकी क्रॉप क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसके ऊपर आपकी फसल बीमा योजना बनाई गई है। आपका फसल बीमा बनाया गया है कि अगर आपकी फसल पूरी खराब होती है तो उसके जितने भी जो एमएसपी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस है वो फार्मर्स को गवर्नमेंट देगी, जिसमें आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ऐसे बहुत सारे बीमे भी आपको बन रहे हैं और फसलों के ऊपर बहुत सारे लोन वगैरह भी आपको मिल रहे हैं जो भी आपके लिए मतलब फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके प्राइस सपोर्ट एंड एमएसपी, ठीक है, आपकी एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या करती है, एक आपका जो मिनिमम प्राइस है उसको डिटरमाइन करके रख सकती है, या फिर आपकी जो मिनिमम प्राइस होती है उनको लेके चलती कि आपके अगर गेहूं की प्राइस कितने, आपका गेहूं का प्रोडक्शन कितना भी खराब हुआ, कैसा भी हुआ, तो भी आपको एक एवरेज जो मिनिमम के इतने पैसे तो मिलेंगे, इससे कम तो नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ये सिंचाई योजना वगैरह निकाली है, ठीक है, ई नाम पद्धति हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं, कह सकते हो आप जो स्टोरेज के लिए भी बना दिए हैं, ताकि फार्मर्स अपना जो भी ग्रेन वगैरह होते हैं या फिर जो भी उनके पास में प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप्स का, तो वो क्या करते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये भी सारी चीजें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेशनल मार्केट में आप ई नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मतलब मार्केट के बीच में लिंकेज का अच्छा काम कर रहा है, फार्मर और मार्केट के बीच में लिंकेज का अच्छा काम कर रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है। हर फार्मर्स के साथ में ये प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फार्मर्स के लिए, काफी इनिशिएटिव चीजें हैं इनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसानों की आय बढ़ाने की पहल, जो अभी मैंने आपको समझा दी। आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। पीएम किसान योजना हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, एमएसपी मूल्य समर्थन हो गया, कृषि अवसंरचना का विकास हो गया, राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम हो गया। ओके, उसके बाद में चैलेंज टू इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, फार्मर्स की जो इनकम है उनको कौन कौन से चैलेंज आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, उसके बाद में आपका आता है मार्केट के ऊपर डिपेंड मानसून के ऊपर डिपेंड रहना। उसके बाद में आता है मार्केटिंग एंड स्टोरेज इश्यू। ओके,
अब ये आपके जो चैलेंज है वो फार्मर्स को इनकम के अंदर आते हैं। लो प्रोडक्टिविटी मैंने अभी आपको समझाया था कि लोगों के पास में क्या नहीं होता, या फिर समझ लो आप अच्छे से कि अपने मतलब जो उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ठीक है, अच्छे से वो किसी चीज के ऊपर रिसर्च नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी लो प्रोडक्टिविटी है। किसी चीज किस लैंड के अंदर कौन सी सॉइल के अंदर कौन सा क्रॉप उगाना है वो उनके पास में कोई अच्छा नॉलेज नहीं है, उनकी वजह से आपका लो प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जो आपका अगला है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो आपकी लैंड है वो क्या होती है कि मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे छोटे किसान है, ठीक है, और सीमांत किसान है, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अच्छा प्रोडक्शन लेने की वजह से, अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बेहतर टेक्नोलॉजीज है वो एडप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटे फार्मर्स है। तो भाई मान लो कि उनको क्या करना है, ड्रिप इरिगेशन लगाना है। जिनके पास में 2 हेक्टर की लैंड है, क्या वो ड्रिप इरिगेशन लगा पाएगा? नहीं ना, बहुत सारा खर्चा आता, वो खर्चा उसके ऊपर नहीं कर पाएगा, तो वो टेक्नोलॉजी को एडप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं ले पाएगा। उसके बाद में आता है मानसून पर निर्भरता। अब आपका मानसून है वो चेंज होता रहता है, हर टाइम मानसून आपका चेंज होता रहता है, उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्शन है और वो ऊपर नीचे चलता रहता है, आपकी इनकम है उसकी वजह से बहुत ज्यादा घटती है। उसके बाद में बाजार और भंडारण की समस्याएं, बहुत सारी बाजार लोकल मार्केट ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी प्राइस नहीं देते हैं, ठीक है, और आपको स्टोरेज फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे। ऐसी तमाम प्रकार की चीजें हैं वो किसानों की आय के लिए चुनौतियां हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा है पूरा जितने भी जो हमारे इंडियन फार्मर्स है, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज के फार्मर्स है, फार्मर्स तो वैसे रूरल एरियाज में ही बिलोंग करते हैं मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, तो इनमें हमने फार्मर्स और रूरल पीपल्स की जो इनकम है उनके बारे में डिस्कस किया है। कंप्लीट चीजें मैंने अच्छे से समझाने की ट्राई की है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। कोई भी डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हो। मिलता हूं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।